इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि अकाउंटेंसी के पेपर को किस प्रकार से हम अलॉटेड टाइम में कंप्लीट कर सकें। अब ध्यान दें, अकाउंटेंसी के पेपर में प्रिंटेड पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ये 2023 का पेपर है, इसमें 39 प्रिंटेड पेजेस है। तो स्टूडेंट्स कई बार पेजेस टर्न कर करके ही टाइम वेस्ट कर देता है कि कौन सा क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करा है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करा है, खास तौर पे 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम बचेगा और मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाएगी। एक और बात जो ध्यान दें कि स्टूडेंट्स कई बार लास्ट 34 नंबर क्वेश्चन से पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, जिस कारण से टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो स्टूडेंट के मन में ये टेंशन रहता है कि यार 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो अभी हाल हमारे अटेम्प्ट करना बचे रह गए हैं। अब फर्स्ट 15 मिनट्स जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है, इसमें आप पूरा पेपर ढंग से रीड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा आप फर्स्ट 15 मिनट्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रीड आउट करें, ढंग से रीड आउट करें। यदि फर्स्ट 15 मिनट्स में आपने 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन रीड भी कर लिए तो भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के टाइम पे वापस से ढंग से रीड करना ही पड़ेगा। तो बेटर है इस फर्स्ट 15 मिनट्स में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रीड आउट करें। इन क्वेश्चंस को रीड आउट करके आपको यह पता पड़ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लॉजिकल क्वेश्चन है, जो कम टाइम में कवर अप हो जाएंगे, और कौन से क्वेश्चन है जिनमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगी, तो उन्हें आप अभी हाल छोड़ सकते हैं। तो ध्यान दें, इन 15 मिनट्स का यूज सही तरीके से करें, और जब 10:30 हो जाए उसके बाद आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को 1 मार्क के उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो इजीली अटेम्प्ट हो रहे हैं। अब इसे भी आप कैसे अटेम्प्ट करें, ध्यान दें, बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए तो मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, पर आप जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन है उन सारे 1 मार्क के क्वेश्चन को आप लाइन से अटेम्प्ट करें। वो हो सकता है आपको सारे क्वेश्चन ना आए, सारे क्वेश्चन न भी आए तो आप क्या करें, आप हर 2-3 लाइन छोड़कर आप क्वेश्चन नंबर तो सारे 1 से लेकर 16 तक, और साथ में 27, 28, 29, 30 जो पार्ट बी में होते हैं उनके क्वेश्चन नंबर भी लिख दें। तो 2 लाइन छोड़कर आप बाकायदा यहाँ पर लिख दें। तो ध्यान दें, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करते बने उसको सॉल्व कर दें, जो नहीं करे या नहीं आ रहा उसके लिए आप स्पेस खाली छोड़ दें, ताकि आपको बाद में यह नहीं फाइंड आउट करना पड़े कि हमने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा। शुरुआत में आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 16 तक के, और देन 27, 28, 29, 30 ये लाइन से क्वेश्चन आप इस तरह से लिख दें, और देन इसके बाद आप क्या करेंगे, जो जो आपसे सॉल्व करते बने उसे सॉल्व कर दें, जो सॉल्व नहीं हुआ है उसके लिए जगह खाली छोड़ दें, ताकि बाद में आप आपकी कॉपी से ही देख सके कि आपके कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बाकी है। तो 1 से लेकर 16 तक सारे ऐसे आप सीरियल नंबर लिख दें, जो अटेम्प्ट करें उसको सॉल्व कर दें यहाँ पे, जो अटेम्प्ट नहीं करा उसके लिए अभी जगह खाली छोड़ दें। इसका एक फायदा यह भी मिलेगा, सपोज करो किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है और आपने वो सॉल्व नहीं करा, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन माना जाता है और इसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक और बात का ध्यान दें, कई बार स्टूडेंट सिर्फ ऑप्शन लिख देता है A, B, C, D, सिर्फ ऑप्शन न लिखे, उसके साथ साथ में उसका करेक्ट आंसर जो भी हो वो भी लिखना चाहिए। अब हम देखते हैं लास्ट ईयर 2023 के पेपर में जो 1 मार्क के क्वेश्चन आए उन्हें हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, किस में टाइम कम लगता है, किस में टाइम ज्यादा लगता है। देखिए, पढ़ते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन है, युवराज एंड योगेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 रेशियो दे रखा है। दे एडमिटेड योगिता को एडमिशन दिया उन्होंने एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर। कैपिटल ऑफ युवराज एंड योगेश 450 और 150 रिस्पेक्टिवली, पुराने पार्टनर की कैपिटल गिवन है। योगिता ब्रॉट 250, योगिता नए पार्टनर की कैपिटल भी दे दी है। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, अब ध्यान दो, कैपिटल दिए और गुडविल दिए, तो यह क्वेश्चन किसका है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो देखिए, हिडन गुडविल का मैं आपको रूल भी बताता हूं और कैसे सॉल्व होगा वो भी बताता हूं। देखिए, हिडन गुडविल के क्वेश्चन में हमें 2 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। देन हमारी सेकंड स्टेप रहेगी, इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर की कौन सी कैपिटल, सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद की कैपिटल। ध्यान दें, सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद की कैपिटल मीन्स व्हाट, बैलेंस शीट में यदि कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पी&ल दे रखा है वो सब ऐड कर लेंगे। रिवैल्यूएशन है तो उसका प्रॉफिट लॉस भी का भी एडजस्टमेंट कर देंगे। तो सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद की कैपिटल लेंगे, किसकी, ऑल पार्टनर्स की। ऑल का मतलब क्या, न्यू और ओल्ड सारे।
तो फर्स्ट स्टेप की वैल्यू में से हम सेकंड स्टेप की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो इस तरह से हिडन गुडविल ऑफ द फर्म आपको मालूम पड़ जाएगी। ध्यान दें, इसमें ये भी ध्यान दें कि कैलकुलेट करने को क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल ही निकालनी है। यदि उसमें योग्यता का शेयर निकालने को कहेगा तो वो भी आप करें। देखिए फर्स्ट स्टेप को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कैपिटल लेनी है न्यू पार्टनर की 2,50,000, वो हमने लिखी। देन हम क्या करेंगे, नए पार्टनर का रेशियो जो कि 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके लिख देंगे, 5/1 हमने लिखा। तो यहाँ हमारी वैल्यू आई 12,50,000 रुपीज। अब इसमें से हमें सेकंड स्टेप पे क्या माइनस करना है, सेकंड स्टेप पे हमें क्या माइनस करना है, सारे पार्टनर की कैपिटल, ओल्ड की भी और न्यू की भी। तो यहाँ पर युवराज की कैपिटल 4,50,000 है, योगेश की 150 और नए पार्टनर की कैपिटल भी माइनस करने का ध्यान दें 250। तो 450 प्लस 150 प्लस 250, ये कुल मिला के आपने माइनस करे 8,50,000। तो यहाँ पर बचा 4 लाख रुपीज। तो हमारा सही आंसर होगा डी। अब ध्यान दें, अकाउंटेंसी के पेपर में 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इवन सारे क्वेश्चन जिनमें और होता है, ये 1 का ए वाला क्वेश्चन है, इसका और को वो बी लिखेंगे। तो ध्यान दें, आप किसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि न सिर्फ ऑप्शन लिखे बल्कि उसका आंसर भी लिखना चाहिए। अब यहाँ पर यदि योग्यता का शेयर पूछते हैं गुडविल में, तो इस 4 लाख का आपको 1/5 और निकाल देना चाहिए। हमेशा ध्यान से देखें पूछा क्या गया है। तो फर्म की गुडविल पूछी तो ये आंसर रहेगा, योग्यता की गुडविल पूछे तो आंसर हमारा अलग रहेगा। अब इसका और वाला क्वेश्चन देखें। और वाले क्वेश्चन में क्या है, मोनू एंड सोनू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, उनका ओल्ड रेशियो दिया है। They admitted Ram is a new partner, नया पार्टनर आया राम, किसके लिए, 3/5 शेयर के लिए, which he acquired 1/5 from मोनू and 2/5 from सोनू। अब कई बार ये बात आती है कि 3/5 में 1/5 और 2/5 का मल्टीप्लाई करें या इसे डायरेक्ट माइनस कर दें। ध्यान दें, ये एक बात है जिसके ऊपर क्वेश्चन गलत कर जाते हैं बच्चे। 3/5 में 1/5 का मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। तो ध्यान दें, इस 1 और 2 की टोटल कितनी है, 3, और वो ही ऊपर 3 है, ये भी 5 है। तो ध्यान दें, यहाँ आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट माइनस कर देना है। एक और अलग तरीके से बताते हैं, 1 + 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। अपॉन में क्या है, 5 है। यदि अपॉन में 3 होता तो हम 3/5 में 1/3 और 2/3 का मल्टीप्लाई करते, यदि अपॉन में 3 होता तो, पर अभी तो नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट 2/5 जो ये है उसमें से 1/5 माइनस करेंगे, 3/5 में से 2/5 माइनस करेंगे। देखिए ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। जो नए पार्टनर का शेयर है, जो मैंने समझाया, 3/5 में से 1/5 और 2/5 का मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। कैसे निकालेंगे, मोनू का शेयर पहले क्या था, 2/5, यहाँ पर मोनू का शेयर दिया 2 + 3 2/5, उसमें से डायरेक्ट माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, जो उसने शेयर दिया है 1/5। तो आंसर आपका बचेगा 1/5। देन उसके बाद सोनू का शेयर देखें, सोनू का शेयर कितना है, 3/5, इस 3/5 में से हम माइनस कर देंगे ये 2/5, तो आंसर बचा आपका यहाँ पर 1/5। अब शेयर करें किसका, नए पार्टनर राम का 3/5, क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमारा आंसर आया 1:1:3। फिर से सुने, 3/5 में 1/5 का मल्टीप्लाई और 3/5 में 2/5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं होगा, ये 1/5 और 2/5 डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर दिए जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन थे, जिनमें कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं थी, इन्हें आप बड़ी इजीली शुरुआत में ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पर ये क्या है, डेफिनेशन सही है, तो बिल्कुल ये डेफिनेशन सही है। अब आगे क्या है, इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड competing with that of the firm, she shall account for and pay to the firm all profit made by him her in that business। तो पहली बात तो सही है। अब यहाँ पर बात यह है कि यदि वो दूसरों की ओर से काम कर रहा है, तो यदि वो फर्म से कंपटीशन करता हुआ बिजनेस करता है तो उसे अपने प्रॉफिट फर्म को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही बात सही है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, both A and R are incorrect, both A and R are correct and R is the correct explanation of A। यहाँ पर सही आंसर रहेगा आपका C। तो C is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड, इसमें भी दो क्वेश्चन है। देखें हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान दें, यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो और वाला क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं चाहिए।
Aisha Limited forfeited 1,10,000 share of ₹10 each issued at 20% premium for non-payment of first call of 2 per share and final call of 3 per share। तो 2 और 3 उसने नहीं पे करा। शेयर फॉर्मेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, तो हमें इसका रूल पता होना चाहिए कि शेयर फॉर्मेट में कितना पैसा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपिटल, ध्यान दें कैपिटल के लिए जितना पैसा रिसीव हो जाए वो शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर होता है। तो यदि आपने शेयर प्रीमियम पे इश्यू करे हैं तो इस प्रीमियम से यहाँ पर कोई हमें ध्यान नहीं देना है, तो इस 20% प्रीमियम से मतलब नहीं है। 10 रुपीज का शेयर था, उसमें से हम लेस कर देंगे उसने क्या नहीं पे किया, तो क्या पे नहीं करा उसने, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की और फाइनल कॉल 3 रुपीज की, टोटल उसने 5 पे नहीं किया। तो पे कितना किया उसने, कुल मिला के 5 रुपीज पे करा। अब शेयर कितने हैं, 1,10,000 इंटू 5, 5,50,000 इज द राइट आंसर। इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। अब इसके और में क्वेश्चन आया कि कौन सा ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द शेयर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो ध्यान दें प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, और इन्होंने क्या कहा पब्लिक लिमिटेड के ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, तो यह गलत है। तो यह गलत स्टेटमेंट लिखा है। सेकंड, पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप। ध्यान दें वो पेड अप कैपिटल वो होती है जितना कॉल्ड करने के बाद पैसा आ जाए, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है, तो यह भी गलत है। थर्ड पढ़ें, द कंपनी कैन नॉट रेज मोर कैपिटल देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो कंपनी का एमओए होता है उससे ज्यादा पैसा नहीं बुला सकती, बिल्कुल सही बात है, एमओए में जो कैपिटल लिखी है उससे ज्यादा पैसा नहीं बुला सकती, तो सी इज द राइट ऑप्शन। फिर भी हम पढ़ें डी क्या है, द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। नहीं, वो रिजर्व कैपिटल कहलाता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, सी। ध्यान दें यदि आपको रूल पता है तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो ध्यान दें सी ऑप्शन लिखे और थोड़ा सा शुरुआत का लिख के एंड का लिख दें, पूरा लिखने में भी टाइम जा रहा है, पर स्टेटमेंट जरूर लिखना चाहिए, द कंपनी कैन नॉट डेज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस टाइप से आंसर लिखकर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, L, M and N are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. They decide to share profits equally with effect from 1st April 22. On that date, there was a balance of 2 lakh in the general reserve and a credit balance of 4 lakh in profit and loss account. The journal entry for the above on account of change in profit sharing ratio. ध्यान दें जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वहां पर हम जो भी ओल्ड बैलेंस शीट का डाटा है उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान दें किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में हम कोई काम नहीं करेंगे। तो देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री जिन्होंने क्या दे रखी है, अब फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व टू प्रॉफिट लॉस, ऐसी कोई एंट्री नहीं बनती है। इस तरह की एंट्री कब बनती है, इस तरह की एंट्री उस कंडीशन हम पास करते हैं जब इनकी वैल्यू में चेंज नहीं करना हो। तो ऐसा भी कुछ नहीं दिया, तो ये एंट्री भी नहीं बनेगी। मतलब सॉल्व करे बगैर ही आप देख सकते हैं कौन सी एंट्री बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। फर्स्ट एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसमें जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस के साथ डील किया। सेकंड एंट्री उस केस में होती है जब इन दोनों की वैल्यू में चेंज नहीं लाना हो, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस की, तो ये होता है। थर्ड एंट्री जनरल रिजर्व डेबिट प्रॉफिट लॉस डेबिट, बिल्कुल सही है यहाँ तक तो। क्यों, क्योंकि इन दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दोनों का क्रेडिट बैलेंस है तो वो डेबिट होंगे। अब इसे एल, एम और एन में बांटा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो कौन सा है, न्यू रेशियो, गलत। हमें सभी चीज किस में बांटनी है, ओल्ड रेशियो में बांटनी है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व डेबिट प्रॉफिट लॉस डेबिट 2 और 4 6 लाख, और इस 6 लाख को हम ओल्ड रेशियो जो है 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डी इज द राइट ऑप्शन है। ध्यान दें फिर से ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन रहा जिसमें बिना सॉल्व करे लॉजिक पता होने से ही आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके और में भी क्वेश्चन है, देखिए इसके और में क्या क्वेश्चन है, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3:1. They decide to share future profit in the ratio of 3:1 with effect from 1st April 22. दोनों ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के फॉर्मूले। एट टाइम ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर। अब अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को हम क्या करते हैं, तो ध्यान दें जितनी भी एसेट और लायबिलिटीज होती है वो हमेशा रिवैल्यूएशन के थ्रू ही एडजस्ट होती है। विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, डेबिटिंग इट ऑन रिवैल्यूएशन और क्रेडिटिंग इट ऑन रिवैल्यूएशन, तो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर
एक ऐसी एसेट जो नहीं थी बुक में, वो अब एसेट बुक में आएगी, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट से हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्रेडिट इट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखें, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एबीसी द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 40,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। ध्यान दें, डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन के केस में हम असेट और लायबिलिटीज, टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट और आउटसाइड लायबिलिटी को ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफर किए जाते हैं। तो अगेन ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व नहीं करना है, लॉजिक पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिबेंचर विच आर पेएबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड either in lump sum or in installments during the lifetime of the company are known as। तो ध्यान दें, ये डिबेंचर टॉपिक में डिबेंचर के टाइप्स की बात है। किस बात चल रही है कि डिबेंचर का पेमेंट कर दे रहे हैं। डिबेंचर का पेमेंट करना कहलाता है रिडम्पशन कर देना। तो क्या ये सिक्योर डिबेंचर होते हैं? नहीं, ये सिक्योर डिबेंचर नहीं होते हैं। स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, इंटरेस्ट की बात नहीं चल रही है। रिडीमेबल डिबेंचर, हाँ, जिन डिबेंचर का पेमेंट होता है वह रिडीमेबल डिबेंचर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा रिडीमेबल डिबेंचर। अब इसके और में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर। क्या इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डिबेंचर कैन बी इशूड फॉर कैश, कैश पे इशू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। डिबेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, तो ध्यान दें डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, शेयर इशू नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या इनकरेक्ट है? तो डिबेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये वाला पॉइंट गलत है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं था, अब ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है। देखें, प्रीमियर ऑटो लिमिटेड परचेज असेट ऑफ द वैल्यू 3,60,000 फ्रॉम आनंद लिमिटेड एंड मेड पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशू ऑफ 11% डिबेंचर ऑफ 100 each एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। द नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड बाय प्रीमियर ऑटो लिमिटेड वर। देखिए कुछ कैलकुलेशन तो है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करके बताना है कि कितना पेमेंट करने में देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर का हो या डिबेंचर का हो, एक ही फॉर्मूला है। कैसे करेंगे? नेट अमाउंट पेएबल। ध्यान दें, परचेज प्राइस में से यदि कुछ पेमेंट कैश में कर दे या किसी और चीज से कर दे तो परचेज प्राइस यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? नेट अमाउंट पेएबल। इस बार कुछ भी पे नहीं करा तो 360 ही नेट अमाउंट पेएबल कहलाएगी। इसे आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? इशूड प्राइस से। तो ध्यान दें, फेस वैल्यू इशूड प्राइस नहीं होती है। यदि प्रीमियम पे तो उसमें प्रीमियम ऐड करेंगे, डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट माइनस करेंगे, और कुछ भी नहीं है, एट पार है तो 100 रुपीज ही इशूड प्राइस मानी जाएगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्काउंट पे इशू है तो इशूड प्राइस 100 में से 10% माइनस करेंगे। अब यहाँ भी एक बात ध्यान देना चाहिए, कभी 10% लिखा होता है, कभी 10 रुपीज होता है। तो परसेंट हो तो परसेंट कैलकुलेट करें, रुपीज हो तो डायरेक्ट माइनस करें। देखिए वैल्यू पुट करें, यहाँ पर 360 नेट अमाउंट पेएबल है, इसे हम डिवाइड करेंगे इशूड प्राइस से। इशूड प्राइस 90 है, 90 कहाँ से आई? 100 का डिबेंचर और 10% डिस्काउंट माइनस करा तो 90 आया। 360 को 90 से डिवाइड करा तो 4000। यहाँ पर हमारा ऑप्शन था 4000 डिबेंचर हमें इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कोई स्पेशल कैलकुलेशन नहीं थी। नेक्स्ट टाइम, नीता, सुमन एंड हरीश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। Suman retired from the firm. On the date of Suman's retirement, 30,000 was due to her. उसे कितने देने थे? 30,000. The remaining partner decided to pay her in 3 yearly installment. Loan account में ट्रांसफर कर रहे हैं, starting from the end of first year. Rupees 30,000 will be transferred to which of the following account? क्या वो सुमन के लोन अकाउंट में जाएंगे, कि सुमन के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाएंगे, कि सुमन के बैंक में, या सुमन के करंट अकाउंट में? ध्यान दो, एग्जीक्यूटर तो तब आता है जब किसी की डेथ हो जाए तो एग्जीक्यूटर आता है। यहाँ पर रिटायरमेंट है तो बी ऑप्शन नहीं होगा, करंट अकाउंट भी नहीं होगा, बैंक अकाउंट भी नहीं होगा। क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन, सुमन्स लोन अकाउंट। यह हमारा क्वेश्चन है केस स्टडी वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9th और 10th के लिए केस स्टडी दी। क्या दी? नित्या, श्रेया एंड इशिता आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल 180, 160 एंड 2 lakh respectively. For the year ending 31st March 22, Nitya withdrew 7,500 at the end of each quarter. ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं आपसे? The average number of month for which interest on drawing will be calculated will be. तो interest on drawing के लिए number of month कितने होंगे? तो देखें
यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम पीरियड। कैसे निकलता है टाइम पीरियड, टोटल टाइम ड्यूरेशन। ध्यान दें, टोटल टाइम ड्यूरेशन मीन्स व्हाट, ये डाटा कितने टाइम पीरियड का है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है पार्टनरशिप हम न्यूली स्टार्ट होती है तो वहां से लेकर 31 मार्च तक काउंट करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होगा 12 मंथ। इसमें आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। प्लस कब करते हैं, जब बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बिगिनिंग हो, तो यहाँ पर तो एंड है तो प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस। क्या माइनस होगा, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू ड्राइंग्स। अब ड्राइंग कैसा है, क्वार्टरली। क्वार्टरली ड्राइंग्स होना मतलब क्या कि 3-3 महीने में एक बार, तो दो ड्राइंग के बीच का टाइम डिफरेंस कितना होगा 3 मंथ। अब कई बार स्टूडेंट्स को रट लेते हैं, तो ध्यान दें रटा हुआ सिर्फ उस पर्टिकुलर केस के लिए सॉल्व होगा। यदि यहाँ पर आपका बिजनेस, सपोज करो बिजनेस ही नया नया 1 जनवरी 22 को स्टार्ट होता, तो आप आंसर रटे हुए से नहीं दे पाते। तो ध्यान दें, टोटल टाइम ड्यूरेशन बिजनेस स्टार्ट करने की डेट से ईयर एंड तक। कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं तो हम पूरे 12 मंथ ले लेंगे, डिवाइड बाय 2। देखिए टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट करने की डेट से ईयर एंड तक। कोई बिजनेस स्टार्ट करने की डेट नहीं दी तो 1 अप्रैल से 31 मार्च मानेंगे, 12 मंथ। इसमें से माइनस करेंगे, आप क्या माइनस करेंगे, दो ड्राइंग के बीच का टाइम डिफरेंस। दो ड्राइंग के बीच का टाइम डिफरेंस कैसे होगा, क्वार्टरली ड्राइंग हो रहे हैं, तो क्वार्टरली मीन्स व्हाट, हर 3 महीने में एक बार। क्वार्टरली का मतलब था साल में 4 बार, मीन्स व्हाट 3-3 महीने में एक बार। तो दो ड्राइंग के बीच का टाइम डिफरेंस हुआ 3। माइनस क्यों किया, क्योंकि एंड है इसलिए माइनस करा, बिगिनिंग होता तो हम प्लस कर देते हैं। इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 9 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.5। तो आंसर आएगा 4.5। अब ध्यान दें, इसे रटे नहीं कि ये आएगा तो इतने मंथ का और ये आएगा तो इतने मंथ का। वो एक स्पेसिफिक केस में ही सही रहता है, हमेशा वो सही नहीं रहेगा। आप फॉर्मूला लगाए टाइम पीरियड का, क्या, टोटल टाइम ड्यूरेशन मीन्स व्हाट, ईयर स्टार्टिंग की डेट से या बिजनेस स्टार्टिंग करने की डेट से ईयर एंड तक, उसमें से माइनस करें दो ड्राइंग के बीच का टाइम डिफरेंस। यहाँ पर ड्राइंग क्वार्टरली हो रहा है मीन्स व्हाट, हर 3 महीने में एक बार, तो दो ड्राइंग में 3 महीने का डिफरेंस आएगा। मंथली हो तो 1 महीने का डिफरेंस होगा और हाफ के लिए तो 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा। तो 9th हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इशिता's कैपिटल। अब इशिता की कैपिटल कितनी है, तो इशिता की कैपिटल देखें हम यहाँ पर 2 लाख रुपीज है और इस 2 लाख का कितना 10% आपको कैलकुलेट करना है। 2 लाख का 10% निकाला 20,000। फिर से यदि ये क्वेश्चन मिडिल ऑफ द ईयर स्टार्ट होता 1 जुलाई को या 1 सितंबर को, तो 2 लाख का 10% निकाल के आंसर नहीं आता, वहां पर भी आपको मंथ कैलकुलेट करके देखने पड़ेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन रीड आउट करें, जितना ध्यान से आप क्वेश्चन रीड आउट करेंगे उतना ही करेक्ट आंसर लेके आ पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट 15 मिनट में पूरा पेपर रीड आउट करने की कोशिश ना करें, उतना ही रीड आउट करें जितना आप ढंग से कर पाए। नेक्स्ट देखें, खुशी, नमिता एंड Manvi were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:2. On 30th June 22, Khushi died. Khushi की death हो गई. The partnership did provided that on the death of a partner, her share of profit till the date of death was to be calculated on the basis of average profit of last year less 10,000. तो ध्यान दें, आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसमें 10,000 लेस करेंगे। तो ध्यान दें, ये क्वेश्चन प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है। तो देखें कैसे करेंगे। एवरेज प्रॉफिट, सबसे फर्स्ट हम एवरेज प्रॉफिट निकालें। कैसे निकालेंगे, 3 इयर्स का डाटा दिया है, पहले प्रॉफिट प्लस कर ले, उसमें से लॉस माइनस करेंगे। तो 1,20,000 प्लस 170 माइनस 50 डिवाइड बाय हम करेंगे 3 से, तो हमारी टोटल हुई 290 माइनस 50 240, इसे हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा आंसर आएगा 80,000 रुपीज। अब इस 80,000 में से हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया कि 10,000 लेस कर लो, तो इस 80,000 में से हम लेस कर देंगे 10,000, तो हमारा 70,000 प्रॉफिट आया। अब ये प्रॉफिट कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट। ध्यान दें, इस एवरेज प्रॉफिट पे आपको पार्टनर का शेयर का यूज नहीं करना है भैया। डेथ का केस है तो करंट ईयर में कितने मंथ तक पार्टनर रहा, तो देखें खुशी का शेयर हम कैसे निकालेंगे, 3 मंथ्स वो पार्टनर रहा फर्म में। इस 70,000 का हम पहले 3/12 करेंगे और फिर इसमें हम खुशी के शेयर का मल्टीप्लाई करेंगे। खुशी का शेयर कितना है 5/10, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे खुशी का शेयर जो कि 5/10 है। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 8,750। तो
तो हमारा आंसर रहा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट इस 70,000 पे डायरेक्ट 5/10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35,000 आंसर ले आते हैं। तो ध्यान दें 70,000 एवरेज प्रॉफिट आया, मीन्स व्हाट, एक साल का प्रॉफिट है। अब पार्टनर 3 मंथ रहा क्योंकि उसकी डेथ हो गई 30 जून को, तो आप 3 मंथ का ही प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, एन इक्विटी शेयर ऑफ 10 फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच 6 पर शेयर हैज बीन पेड was forfeited for non-payment of the balance amount. At which of the following minimum price can it be reissued? अब बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, पर यदि रूल पता हो तो सिंपल है आपके लिए। तो रूल क्या है, तो ध्यान दें, आपका जितने का शेयर है 10 रुपीज का शेयर, उतना कंपनी को पूरा मिल जाना चाहिए। तो अभी फॉरफीचर के पहले कितना मिल चुका था उसमें 6 रुपीज, कितना रिमेनिंग रह गया था 4 रुपीज। तो ध्यान दें 4 रुपीज ही और चाहिए, तो सही आंसर होगा 4। यदि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो होता है जितना उस पर रिसीव हो चुका वो। तो अभी हाल ये नहीं पूछा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, अभी तो ये पूछा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम प्राइस कैन इट बी रीइश्यूड। तो ध्यान दें, कंपनी को यदि शेयर रीइश्यू करे तो कुल मिला के पूरे फेस वैल्यू रिसीव हो जाना चाहिए। तो 6 पहले रिसीव हो चुका था, जो रिमेनिंग बचा 4, उतना कम से कम पैसा आना चाहिए। इससे ज्यादा आया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each issued at par were forfeited for non-payment of first call of 3 per share. Final call of 2 per share was not yet called. यहाँ पर यह पूछा है by which amount the share capital will be debited on forfeiture. तो ध्यान दें, डेबिट फॉरफीचर के टाइम पे कैपिटल किस अमाउंट से डेबिट होती है। यदि ये रूल पता है तो आप बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमने एक वीडियो बनाया है फॉरफीचर की एंट्री का, उस वीडियो को पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें बताइए। इस क्वेश्चन पे इसकी बात बताते हैं हम। तो कैपिटल में क्या जाएगा, कैपिटल इज डेबिटेड बाय अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर फॉरफिटेड, कितना कॉल्ड अप कर लिया गया है। तो ध्यान दें 10 रुपीज का शेयर है, इस 10 रुपीज के शेयर में उन्होंने क्या कहा, फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड। तो आप क्या करेंगे, ये 2 रुपये की जो कॉल है इसे आप माइनस कर देंगे, रिमेनिंग क्या रहा, रिमेनिंग रहा आपका 8 रुपीज। तो 8 रुपीज पर शेयर ऑन 200 शेयर, 8 रुपीज पर शेयर इंटू 2, तो हमारा आंसर रहेगा 1600। राइट आंसर इज 1600। तो ध्यान दें, रूल क्लियर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो रूल क्या है, जितना कॉल्ड अप किया, जो कॉल नहीं किया उसे छोड़ दें, 10 - 2 8 इंटू 200 शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, पर यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कोई कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है। ये क्वेश्चन भी बिना कैलकुलेशन करे सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या है, इंदु, विजय एंड पवन व पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। दे एडमिटेड सुभाष इनटू पार्टनरशिप विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 22। New profit sharing ratio among Indu, Vijay, Pawan and Subhash were 3:3:2:2. An extract of their balance sheet as at 31st March 22 is given below. क्या दिया, इन्वेस्टमेंट दिए, उसकी मार्केट वैल्यू दिए और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है। Which of the following is the correct accounting treatment of investment fluctuation reserve at the time of Subhash admission? तो ध्यान दें, सारी ही चीजें जितने भी आइटम होते हैं वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बट के खत्म हो जाते हैं। तो देखें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इट मींस व्हाट, ए एंट्री नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें 10,000 ही गया, सी एंट्री भी नहीं हो सकती, तो ए और सी तो कैंसिल होगा। अब रही बात यहाँ पर, तो 80,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं, पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 80,000 में से 10,000 का लॉस माइनस होगा। तो सही आंसर होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरी तरह से खत्म करना है तो डेबिट 80,000 से, इन्वेस्टमेंट 10,000 से क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, और रिमेनिंग जो 70,000 बचा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो अगेन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की नीड नहीं थी, यदि लॉजिक पता है तो क्लियरली क्वेश्चन सॉल्व होगा। लॉजिक क्या था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा पूरी तरह से क्लोज होगा, फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री में क्लोज नहीं हो रहा है तो ये नहीं होंगे। देन सेकंड और फोर्थ में हो रहा है, पर इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पहले लॉस यदि कुछ हो तो वो एडजस्ट करेंगे। इसमें लॉस एडजस्ट नहीं की हुई थी, सिर्फ इसी में ही की हुई है। तो 80,000 के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से
10,000 का लॉस एडजस्ट किया, रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट दिए। तो अगेन बिना कोई कैलकुलेशन करे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अभी तक के 14 क्वेश्चन में से आपने देखा हमने सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन में कैलकुलेशन करी है, बाकी सब तो लॉजिकल क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट देखें, अमित, सुमित एंड कियारा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Sumit is entitled to a commission of 15% on the net profit after charging such commission. The net profit before charging commission is 920. ध्यान दे, प्रॉफिट के साथ दिया बिफोर चार्जिंग और कैलकुलेशन किस पे करना है, आफ्टर चार्जिंग पे। द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू सुमित विल बी, तो ये ऐसी चीज तो हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं, मैनेजर का कमीशन वाली बात वही यहाँ पर है। तो क्या होगा फॉर्मूला, कमीशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना, कौन सा प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, का फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट और डिवाइड करेंगे 100 प्लस रेट से। डिवाइड किससे करेंगे, 100 प्लस रेट से। ध्यान दें, नॉर्मली रेट अपॉन 100 होता है, पर जब भी दो अलग अलग तरह का डाटा है, ये आफ्टर पे है और ये बिफोर पे है, तो क्या होगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया 920, हमने लिखा 9,20,000 और कमीशन की रेट 15% है, तो 9,20,000 इंटू 15 अपॉन में आएगा 100 प्लस 15, 115। ये एक थोड़ी कैलकुलेशन है जो आपको करके देखनी पड़ेगी। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आया 1,20,000। तो राइट आंसर इज 1,20,000। इसके और में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया और में, P, Q एंड R आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. For the year ended 31st March 22, interest on capital was credited to them 10% instead of 5%. It means what? हमने उनको 10% दे दिया जबकि देना था 5%, ज्यादा दे चुके हैं। Their fixed capital were 2 lakh, 1 lakh and 50,000 respectively. The necessary adjustment entry to rectify the error will be. अब फिर से देखें, क्या बिना सॉल्व करे कुछ हम देख पाएंगे क्या? तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल कैसी है इनकी, फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल तो एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू होगी। इट मींस व्हाट, सी एंट्री नहीं हो सकती है। एक और बात करें तो डी एंट्री भी नहीं हो सकती। अब फिर एंट्री कौन सी बनेगी, क्या वो यह एंट्री बनेगी या यह एंट्री बनेगी? तो देखें यहाँ पर पी, क्यू और आर दोनों में पी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब देखें क्यू और आर की बात देखें, क्यू और आर का रेशियो कितना है, 2:1 और कैपिटल का रेशियो भी कितना है, 2:1। यहाँ पर भी 2:1 है, यहाँ पर भी 2:1 है। इट मीन्स व्हाट, आपका आंसर 2:1 वाला ही होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ए भी नहीं होगा, तो आपका सही आंसर क्या होगा, पीस करंट अकाउंट टू क्यू और टू आर। अब देखो ये तो लॉजिक लगा लिया हमने, पर जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में लॉजिक लग सके। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, हमने पार्टनर के नाम लिखे। व्हाट इज क्रेडिटेड, क्या क्रेडिट कर दिया, एक्स्ट्रा क्रेडिट क्या कर दिया हमने, ध्यान दे 5% की जगह हमने 10% दिया। मीन्स व्हाट, 5% एक्स्ट्रा दे दिया। तो 2 लाख का 5% हमने निकाला 10,000, 1 लाख का 5% जो एक्स्ट्रा दे दिया वो 5,000, और अगेन 1 लाख का 50,000 का 5% 2500, ये हमने एक्स्ट्रा दे दिया। अब इतना एक्स्ट्रा दे दिया तो हम इतने से इनको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इनको डेबिट करेंगे। देन व्हाट टू बी क्रेडिटेड, क्या क्रेडिट होना चाहिए था, तो इनको एडअप किया। 10,000, 5,000, 2,500, 17,500 को इनके रेशियो में 2:1 में बांटा, तो आया 7,000, 7,000 और 3,500। फर्स्ट स्टेप पे क्या करा, क्या एक्स्ट्रा दे दिया, 10,000, 5,000, 2,500, इसे इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतना एक्स्ट्रा दे दिया जबकि देना यह था, ये एक्स्ट्रा दिया जबकि देना यह था। इट मींस व्हाट, 3,000 एक्स्ट्रा दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए तो कैंसिल करने के लिए डेबिट हो गया। 5,000 दिए जबकि देने कितने थे, 7,000, तो 2,000 कम दिए, 2,000 यहाँ दे देंगे। 2,500 दिए, देने थे 3,500, तो 1,000 कम दिए, तो यहाँ पर यह 16 नंबर क्वेश्चन। आदित्य, अभिनव एंड अंकित वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3. ऑन 31st March 22 फर्म डिसॉल्व, फर्म बंद हो गई है। आदित्य वॉज अपॉइंटेड टू कंप्लीट द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वॉज अलाउड ए रेम्युनरेशन ऑफ 42,000। 42,000 पे आपने अपॉइंट करा। आदित्य ऑल्सो एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो वो काम भी करेगा और एक्सपेंसेस भी बियर करेगा। इसके लिए हमने उसको 42,000 पे अपॉइंट किया। एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू 33,000 हुए, विच वर पेड बाय द आदित्य, जो आदित्य ने ही पे किए। आदित्य कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब ध्यान दें, जब हम पार्टनर को अपॉइंट करते हैं
42,000, इस 42,000 के अपॉइंटमेंट के टाइम पे एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदित्य कैपिटल, रियलाइजेशन टू आदित्य कैपिटल। तो यहाँ पर 42,000 से ही आदित्य क्रेडिट होगा, इस 32,000 का हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर रहेगा 42,000। अगेन ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो लॉजिकली सॉल्व हो सकता था। तो इन 16 क्वेश्चन में से अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो लॉजिकली सॉल्व हो सकते थे। तो इन क्वेश्चन को जब आप पहले अटेम्प्ट कर लेंगे तो ये आपका रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम अवेलेबल करवाएंगे और साथ में आपका मेंटल प्रेशर भी कम रहेगा कि हाँ इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं। और लाइन से सारे क्वेश्चन को जिससे मैंने समझाया लिख दें, जो आते जाए उन्हें कॉपी पे लिखते जाए, जो नहीं आए उन्हें आप जगह छोड़ के आगे बढ़ जाए। और लाइन से सीक्वेंस वाइज ही करें तो आपको बाद में ढूंढने में दिक्कत नहीं पड़ेगी कि कौन सा अटेम्प्ट हो गया, कौन सा अटेम्प्ट होना बाकी। इसी के साथ आप आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो पार्ट बी के हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखें क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, क्या टूल नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये तो टूल होता है, इनकम स्टेटमेंट ये टूल नहीं होता है, बैलेंस शीट ये भी नहीं होता है, रेशियो एनालिसिस होता है। तो हमारा इन्होंने पूछा है क्या टूल नहीं है, तो 2 और 3 टूल नहीं है। तो 2 और 3 में क्या है हमारा, 2 और 3 सी इज द राइट आंसर। अब इसके और में क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन पूछ रहे कौन सा इनकरेक्ट है। लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेट टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, तो ये तो करेक्ट है। करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, नहीं करंट रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो नहीं होता है, लिक्विड रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो होता है। तो इन्होंने पूछा इनकरेक्ट क्या है, तो बी वाला ही इनकरेक्ट है। हम आगे भी पढ़ के देखते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस पढ़ना चाहिए। सॉल्वेंसी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट्स डेट इन द लॉन्ग टर्म, बिल्कुल सही बात है, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये भी सही बात थी। प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड टू नेट एसेट या टोटल एसेट, तो ये बात भी सही है। तो अल्टीमेटली 3 स्टेटमेंट सही है। उन्होंने आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो बी इज द इनकरेक्ट, इसमें भी कोई कैलकुलेशन करने की बात नहीं थी। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन द नो फ्लो ऑफ कैश। तो ध्यान दें, जब फिक्स्ड और फिक्स्ड मतलब मींस व्हाट, फिक्स एसेट और फिक्स लायबिलिटी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो या कैश इक्विवेलेंट्स के बीच में आपस में कोई ट्रांजेक्शन हो तो वो नो फ्लो होता है। फिर से सुने, फिक्स एसेट खरीद ली जाए फिक्स लायबिलिटी के थ्रू तो कोई फ्लो नहीं होगा, या कैश इक्विवेलेंट के आइटम में आपस में चेंजेस हो, बैंक में कैश डिपॉजिट करना या विड्रॉ करना या करंट इन्वेस्टमेंट परचेस करना, सेल करना, तब कोई फ्लो नहीं होता है। अदरवाइज हमेशा फ्लो होगा। तो देखिए परचेस ऑफ मशीनरी, इसमें तो आउटफ्लो होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इससे इनफ्लो होगा, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो देखो ये फिक्स और फिक्स की बात हो गई, फिक्स एसेट परचेस की गई फिक्स लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, तो इस केस में कोई फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट 29, नेक्स्ट देखें क्या क्वेश्चन है, मैच द ट्रांजेक्शन गिवन इन कॉलम सेकंड विद देयर करेक्ट कैटेगरी गिवन इन कॉलम 1 फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। तो देखिए कॉलम फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, क्या इंटरेस्ट पेड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होता है, नहीं। परचेस ऑफ गुडविल, हाँ परचेस ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी। देन पूछ रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, इंटरेस्ट पेड क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिल्कुल इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होती है। तो आखिरी बचा क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो हमारे ए का सेकंड है, ए का सेकंड आपको मिल रहा है सेकंड, बी में बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट और ये, तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द करंट एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड आर 2 लाख एंड इट्स करंट लायबिलिटीज आर 1,50,000। इफ इट्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल, क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको कैलकुलेट ही करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो गिवन है 6 टाइम्स। तो नेक्स्ट क्या आप फाइंड आउट करें, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में करंट एसेट दिए 2 लाख, उसमें से करंट लायबिलिटी 1,50,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000। फिर से हम फॉर्मूला वैल्यू पुट करें, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दे रखा है तो हमने लिखा 6 इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें नहीं पता, हमने ऐसा ही छोड़ दिया, इसे हम डिवाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल से और वर्किंग कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट करी 50,000। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे 50,000 में 6 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपीज़। तो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। अब यदि ये कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी है तब तो ये उसके लिए ऑपरेटिंग होगा। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये हमेशा ऑपरेटिंग होता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज एंड फीस तो ये भी ऑपरेटिंग होता है। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेस ऑफ मशीनरी। मशीनरी को परचेस करके जो पैसा आया वो ऑपरेटिंग नहीं होता है। तो अब बात है यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया 1 2 3 सही है या 2 3 सही है। तो राइट ऑप्शन देखने चले तो 1 2 3 भी दे रखा है और 2 3 भी दे रखा है। 4 राइट ऑप्शन नहीं है तो 4 बी और सी में दे रखा है तो बी और सी तो सही आंसर नहीं हो सकते हैं। तो आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा। तो यहाँ पर हम ध्यान दें फाइनेंसिंग कंपनी पे फोकस नहीं करते हुए हम यदि नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की बात करें तो हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। आप यहाँ पर बकायदा नोट डालें नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के केस में डी सही ऑप्शन है और फाइनेंसिंग कंपनी के केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड ए ऑप्शन भी एक सही ऑप्शन ही माना जाता। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में तो यहाँ पर आप अपना व्यू रख देना चाहिए जिससे पता पड़े आपने किस व्यू को ध्यान में रख के सही करा। तो यदि क्वेश्चन में इश्यू होता है तो बकायदा आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे।